हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर शंकर सनप और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एस्थमा। बच्चों से लेके बड़ों में जो परेशान करता है और काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक डिसीज़ है ये, तो हमें पता होना चाहिए क्या है एस्थमा। सबसे पहले हम देखें व्हाट इज़ एस्थमा। तो नॉर्मली हमारा अगर हम देखें एनाटॉमिकली, तो जो हमारे लंग्स होते हैं उनका काम होता है नाक के द्वारा जो हवा है वो अंदर लेना, उसका जो ऑक्सीजन है उसको प्रिजर्व कर उसको लेना, और जो ब्लड में यूज़ किया हुआ ऑक्सीजन का जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कलेक्ट करके एक्सचेंज करना और वही नाक से वापस थ्रो आउट करना। ये बेसिक काम है लंग्स का जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। अब यही सिस्टम में जब ये इजीली नहीं होता है, जब आपको सांस लेने में ज़्यादा प्रेशर देके सांस लेना होता है और वही सांस छोड़ने में जब ज़्यादा प्रेशर देके छोड़ना पड़ता है, तो उसको ही एस्थमा कहते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीथिंग डिस्ट्रेस। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी है उसी को एस्थमा कहा गया है। इसमें भी बेसिकली दो टाइप के एस्थमा होते हैं, एक होता है हेरिडिटरी और एक होता है एलर्जिक एस्थमा। बेसिकली एलर्जिक हम देखेंगे सबसे पहले क्या होता है। तो जो हमारी ब्रोंकाइटिस है, जितने भी अंदर जो लंग्स के अंदर ब्रोंकाइटिस जहाँ पे नलियाँ है जहाँ पे हवा जाती है, उनके अंदर कोई भी बाहर का ऐसा स्मेल हो गया, कोई पेट डैंड्रफ हो गया, ऐसा कोई भी पार्टिकल है, स्मेल आपको जीवन जो डंप एटमॉस्फेयर होता है जिसको हम ढगाल वातावरण कहते हैं, वो जो मॉइस्चर होता है, कुछ भी ऐसा नाक में जाएगा, डस्ट जाएगा, केमिकल जाएगा, स्मोक जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा म्यूकस पैदा होता है और कई बार उसमें अगर इन्फेक्शन भी हो जाए तो उसमें सूजन आ जाती है। उन केस में ब्रोंकाइटिस हो जाता है, मतलब वह जो ब्रोंका है उसमें आइटिस मतलब सूजन आ जाती है। तो उस आदमी को नॉर्मल सांस लेने में डिफिकल्ट भी होता है और छोड़ने में। तो जो श्वसन नलिका है वो सूजन आने की वजह से, एलर्जी की वजह से, उसमें ज़्यादा कफ फॉर्म होने से अंदर वाली जो जगह है उसकी वो कम हो जाती है। तो जब कोई भी पाइप में कम जगह बनेगी तो नेचुरली आपको सांस लेने में ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा और छोड़ने में ज़्यादा आपको प्रेशर देना पड़ेगा। अब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, तो बहुत बड़ा एक सिस्टम है। स्टेथोस्कोप जो होता है उसको अगर आप चेस्ट पे या पीठ के ऊपर लगाओ और पेशेंट को बोलो आप ज़रा सांस लो, तो उसमें एक ऐसे आवाज़ आपको उसमें सुनाई देगी। तो समझ जाओ कि जो एयर जा रही है वो घर्षण करके जा रही है, साइज कम पड़ रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड एलर्जिक एस्थमा। एक होता है कि जो बच्चा घर में माँ बाप किसी को ऑलरेडी है, वो पैदा होते ही उसका जो लंग्स के जो मेन पार्ट है वो कमज़ोर होता है, तो उसको बचपन से ही कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस छोड़ने में, तो वो कहा जाता है हेरिडिटरी एस्थमा। क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो एस्थमा को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला है जो वो है वो स्ट्रेस होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बाहर के कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं पहले बताया आपको पेट डैंड्रफ हो गया हो, एटमॉस्फेयर जब डंप होता है, ठीक है, जिस एयर में ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ पे दिक्कत होती है। पोल्यूटेड एयर बहुत बड़ा वजह है। कोई अगर बहुत यूँ क्या हम कहेंगे हेवी स्मेल जो होती है, प्रखर स्मेल, जो इरिटेटिव स्मेल होती है, वो प्रॉब्लम करती है कई लोगों को। तो ये नंबर ऑफ चीज़ें हैं, अलग अलग किसी को अलग अलग चीज़ों की एलर्जी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ उनको ज़्यादा म्यूकस फॉर्म होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। और सिंपल सी बात है, जब ऐसा होगा तो उस आदमी का जो एक्चुअल ऑक्सीजन है वो लंग्स में कम जाएगा, तो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन ही कम मिलेगा, तो पूरे बॉडी की जो डेड प्रोसेस है, जो डेली सेल पैदा होते हैं और जो पुराने मरते हैं, उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो वीकनेस आना, थकान लगना। और आप सबको पता है आदमी चाहे तो 4 दिन खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं 2 दिन पिएगा तो भी चलेगा, लेकिन वो 2 मिनट्स के ऊपर अगर सांस ना ले तो कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो एस्थमा में सबसे डिफ़िकल्ट होता है सांस, जो मेन बेसिक नीड है। इसको मैनेज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको पेशेंट को हमें ये सिखाना होगा, जिन लोग ऑलरेडी एस्थमा के पेशेंट हैं तो उनको सबसे पहले हमें ठंडा पानी बिल्कुल बंद करना है। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, कोई भी ठंडी चीज़, कई लोगों को आदत होती है पंखे के जैसे सो जाना। डायरेक्ट जो एयर ब्लो होता है, ट्रेन में खड़े हो जाएंगे तो उनको हवा चाहिए होती है, तो नाक में हवा घुसती है। जब वो ट्रैवलिंग करते हैं तो डायरेक्ट हवा नाक में नहीं घुसनी चाहिए, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद कई लोग ठंडा चीज़ खाते हैं, उससे प्रॉब्लम होता है। और ये बेसिक चीज़ है जो एस्थमा को स्टिमुलेट करता है।
तो इसको कैसे मैनेज करें? तो एक बहुत अच्छा कुछ टेक्निक है घरगुती जो हम लोगों को बताएंगे तो काफ़ी लोगों की हेल्प कर पाएंगे। हमारी दवाई के साथ साथ कुछ आइडिया हम उनको देंगे। सबसे पहला आइडिया ये है, सुबह उठने के बाद अक्सर लोगों को स्नीजिंग, छींक आ जाती है, तो वहाँ पे एक तरीका, उठने के बाद राई या तिल का कोई भी तेल में थोड़ा उंगली डुबाना होता है, उस तेल में उंगली डुबा के तेल को नाक के अंदर लगाना है। उसको हम पार्शियल नस से भी कह सकते हैं, जिससे अस्थमा में काफ़ी अच्छा फायदा होता है। दिन में सोने के टाइम, क्योंकि रात को इसकी अस्थमा की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, और खास करके जब पेशेंट सो जाता है तो सांस लेने में उसको दिक्कत हो जाती है। तो उसको हमें गाइड करना है सुबह शाम 2 बार। इवन वो नाक, रात को अगर सोते समय नाक में तेल भी डाले एक एक बूंद तो भी काफ़ी अच्छा फायदा होगा। हफ्ते में 1 या 2 बार उसको प्लेन पानी की भाप लेनी है, उसमें वो विक्स या और कोई भी जो तेल है वो भी डाल सकता है। उसके अंदर एक और अच्छा टेक्निक है, जो लोग भी चाय पीते हैं उनको हम अगर कहेंगे आप चाय के साथ साथ जो ग्रीन जो चाय पत्ती आती है, लेमन ग्रास जिसको बोलते हैं, वो अगर लोग रेगुलर उसमें डाल के पियेंगे तो उनकी अस्थमा की काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो कम होने में मदद होती है। और हम इसमें अगला पार्ट में देखेंगे कि क्या मेडिसिन हम देंगे अगर, तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अस्थमा को बहुत अच्छा आयुर्वेदा में इफेक्ट है। तो अभी हम देखेंगे वो क्या क्या मेडिसिन है, उसका डोज कैसा होना चाहिए जो अस्थमा को रिलीफ देंगे। अस्थमा के लिए जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो शुरुआत है सबसे पहले यूनिरेस्पी टैबलेट। काफ़ी अच्छा इसमें इफेक्ट है, आइदर वो ब्रोंकाइटल हो या एलर्जिक अस्थमा, दोनों में ये काम करेगा। दिन में 2 टैबलेट कम से कम खानी है खाने के बाद, यूनिरेस्पी टैबलेट, सुबह एक बार खाने के बाद और शाम को एक बार। दूसरा है गार्लिक, यूनी गार्लिक जो कैप्सूल है, क्योंकि लहसुन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थमा के इसमें। तो ब्लड थिनर भी है, एंटी एलर्जिक भी लहसुन काम करता है। आपको पता है कि जब हमें कफ जमा होता है तो अक्सर लहसुन जो है सूप में इस्तेमाल होता है, जिससे हमारी सर्दी पतली हो जाती है। तो इसमें आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। गार्लिक जो है ये खाने के बाद आपको लेना है, सुबह एक बार और शाम को एक बार। तीसरा जो इसमें आता है वो है हर्बल टी। ऑफकोर्स एंटी एलर्जिक एंटीऑक्सीडेंट भी है। और जो काढ़ा हम घर में जैसे दमा के पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं, थोड़ा सुंठ उसमें, जितने भी ये सर्दी कफ वगैरह खांसी के ये है सब इसमें हर्ब्स मिक्स है। तो हर्बल टी कंपल्सरी आपको एडवाइस करना है, वो भी खाली पेट देना है, दिन में 2 बार, सुबह एक बार शाम को एक बार। हर्बल टी बनाने का तरीका जैसे मैंने पहले बताया, दोबारा मैं बताना चाहूँगा। पानी पहले गर्म करना है, सिंगल या 2 बॉयल होने के बाद उसमें हर्बल टी आप ऐड करेंगे। 1 कप के लिए 1 चम्मच हर्बल टी पाउडर डालनी है। उसके बाद गैस बंद होना चाहिए, फिल्टर करके उसको बिना शक्कर डाले, बिना दूध डाले वो हर्बल टी लेना है पेशेंट को। दिन में आपको एडवाइस करना है 2 से 3 बार। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा, आइदर एलर्जिक अस्थमा हो या ब्रोंकाइटल। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, ये बेसिक ट्रीटमेंट है। आपको लगता है कि पेशेंट को खांसी भी आ रहा है तो आप साथ में इसमें एड ऑन कीजिए कफ सिरप, क्योंकि अस्थमा में कुछ लोगों में सिर्फ जैसे बादल का मौसम या कुछ एलर्जिक हो गया तो सांस लेने में दिक्कत है, बट कुछ लोगों में कफ जमा और जो खांसी अगर आ रही है तब आप उसको 3 चीज़ के साथ चौथा ऐड कीजिए, वो है कफ सिरप, जिससे काफ़ी उसको कफिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। कफ सिरप का जो नॉर्मल डोज है, बच्चा रहेगा तो 1 चम्मच लेना है, बड़े रहेंगे तो 2 चम्मच लेना है, छोटा चम्मच रहेगा तो 2 रहेंगे, बड़ा रहेगा तो 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार लेना है, जिससे काफ़ी उसको अच्छा आराम मिलेगा।